हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप सो कि आपकी जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। अभी तक हमने जो चैप्टर कवर किए उसके बाद अब हम आ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। इसकी सॉलिड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर हम लिक्विड सॉल्यूशन और आपकी केमिकल काइनेटिक्स की तरफ प्रोसीड करेंगे आने वाले टाइम में। तो प्रॉब्लम देखिए, जैसा मैंने पहले बोला, प्रॉब्लम को रीड करो ऑनेस्टली, 2 से 2.5 मिनट में इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर भी नहीं आता तो मेरे साथ में उसका सॉल्यूशन और आंसर देखें, ओके, और समझने की कोशिश करें। तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद और फिर सॉल्व करें, फिर मेरे साथ जुड़ जाएं वापस, ठीक है। प्रॉब्लम स्टार्ट करें। अब देखिए इस प्रॉब्लम में क्या लिखा बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन चेंज इन ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इज h अपॉन पाई। इस तरह का प्रॉब्लम आपको जेई मेन में या एडवांस में देखने का मौका मिल सकता है। इसमें देखिए एंगुलर मोमेंटम की जब हम बात करते हैं, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम की, जब इलेक्ट्रॉन बोर मॉडल के अकॉर्डिंग ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करता है तो उसका एंगुलर मोमेंट होता है mvr, जिसको हम जे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जे क्या होता है बेटा, एंगुलर मोमेंट जो है आपका जे, उसको हम बोलते हैं mvr, और ये किसके बराबर होता है, nh अपॉन 2 पाई के बराबर, ठीक है। तो अब इसमें जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको यह बताना है कि किस ट्रांजिशन में आपका ये जो एंगुलर मोमेंटम का चेंज है वो आपका h अपॉन पाई आएगा। तो आपको ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4 में एंगुलर मोमेंटम निकाल लीजिए, n की वैल्यूज मालूम होती है तो फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आराम से देखिए, जैसे ये देखिए एंगुलर मोमेंटम, ऑब्वियसली इस तरह की प्रॉब्लम में समय कम लगाने के लिए आप फटाफट 1 2 3 4 रखकर बैठ जाए, फटाफट सॉल्व कर लें। तो जैसे इसमें देखिए ट्रांजिशन नंबर 3 से 1 पर जब आप जाएंगे तो J3 और J1 लिखा, n की वैल्यू आ गई बेटा, J1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, J3 मतलब थर्ड ऑर्बिट का। तो J3 माइनस J1 n3 माइनस 1 h अपॉन 2 पाई। सॉल्व किया मेरे बच्चों, 2 कैंसिल हो गया, h अपॉन पाई आ गया। तो ये वो क्वेश्चन है जिनमें कम समय में आप फटाफट ऑप्शंस को वहां पर रखकर फटाफट चेक कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अच्छे हैं, आते हैं एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे बच्चों। ढंग से पढ़ना पड़ेगा, एग्जामिनर क्या चेंज मांग रहा है आपसे, केयरफुली रीड करें। कैलकुलेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड पूछा है मेरे बच्चों आपसे। मैग्नीट्यूड मतलब आपको नेगेटिव साइन में आंसर नहीं देना होता है। corresponding to transition of beta line of visible region in hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि विजिबल रेंज कौन सी सीरीज में होता है, उसकी भी बीटा लाइन। क्वेश्चन जेई मैन तो छोड़ा, एडवांस में आने के लायक है, और वो भी फिर आपको चेंज निकालना है पोटेंशियल एनर्जी में नहीं। तो वापस ट्राई करें या प्रॉब्लम को सॉल्व करें, फिर मेरे साथ जुड़ें। अब देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी डबल ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर होती है। आप बोलोगे यस सर, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री सीरीज सब आपको मालूम होने चाहिए सीक्वेंस में किस तरीके से होते हैं। आई होप सो कि अब आप सबको याद होगा, क्योंकि अब तक आप लगभग चैंपियन बन चुके हैं, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट और आईआईटी एडवांस नहीं हुआ है, ओके। अब इसमें आप जब बात कर रहे हैं विजिबल रीजन की, तो बामर सीरीज में आपको मालूम होता है विजिबल रेंज के अंदर हम बात करते हैं जब रेडिएशंस हायर स्टेट से n इज इक्वल 2 पर गिरते हैं तो विजिबल रेंज के अंदर आते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। ऐसा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ सकते हैं इसको, ओके। तो अब हम बीटा लाइन का मतलब क्या होता है बेटा, अल्फा लाइन का मतलब फर्स्ट लाइन ट्रांजिशन, मतलब 3 से 2 पर गिरेगा। 2 पर गिरना कंपलसरी, बिकॉज बामर सीरीज की बात कर रहे हैं। n इज इक्वल टू 1 होता है लाइमन सीरीज में। तो आपके पास जो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन जब ये विजिबल रेंज में गिरेगा तो अल्फा लाइन के लिए n की वैल्यू 3 होती है, 3 से 2 में गिरना चाहिए, लेकिन यहां अल्फा नहीं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इस तरीके से हम बोलते हैं। तो बीटा लाइन का मतलब इलेक्ट्रॉन 2 पर गिरने से पहले 4 पर होना चाहिए, बिकॉज अगर 3 से गिराओगे तो वो तो अल्फा लाइन हो जाएगी। तो अब आराम से देखें इस प्रॉब्लम में, बीटा लाइन ऑफ विजिबल रीजन मींस n की वैल्यू 4 से 2 पर आएगी। अल्फा लाइन लिखा होता मेरे बच्चों तो यहाँ n की वैल्यू 3 होती, कॉन्जिक्यूटिव आपके गैप होता, मतलब 3 से 2 पर आता है इलेक्ट्रॉन यहाँ, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन 4 से आना चाहिए, बिकॉज बीटा लाइन लिखा। गामा लिखा था तो ये इलेक्ट्रॉन 5 से आता। हम इस तरह की बातें क्यों करते हैं यहाँ पर थोड़ा और एक्स्ट्रा, ताकि अगर एग्जाम में मान लो कल को अल्फा लाइन आ गया तो प्रॉब्लम तो वही है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, एक खास बात कि आपको चेंज इन एनर्जी निकालना था, नहीं, आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना था। तो ई का फॉर्मूला याद होगा मेरे बच्चों, -13.6
जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी पर एटम। आप बोलोगे यस सर याद है। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 हो गई, आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। तो आप क्या करोगे मेरे बच्चों, 4 और 2 पर एनर्जी निकाल लो, मतलब एक बार E2 निकाल लो और एक बार E4 निकाल लीजिए। ठीक है, एन की वैल्यू क्या होती है बेटा E2 में 2 और 4, E4 में 4, ये मालूम है। तो आराम से आप इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएंगे 3.4 और 0.85। 0.85 कहां आएगा मेरे बच्चों, जब आप एन का वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है 4 है, तो हो जाएगा -13.6 डिवाइड बाय 16। या माइनस साइन ही लगा रखा बिकॉज मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। अब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये केयरफुली चलना पड़ता है जेईई मेन में, एडवांस में, इसका ध्यान रखना पड़ेगा मेरे बच्चों। नहीं ध्यान रखोगे तो मार्क्स तो मिलते हैं लेकिन पॉजिटिव नहीं नेगेटिव मिलते हैं। ओके, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.1 ईवी आएगा आंसर। ओके, तो ये आपका एक बहुत अच्छा डिसेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में जब हमारी थ्योरी हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं तो ईमानदारी से बोलूं तो 2 मिनट के अंदर आराम से सॉल्व होता है। और ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये आपको जेईई मेन में सीधे 4 नंबर देके जाते हैं एंड दीज मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। बहुत सिंपल फंडामेंटल क्वेश्चन है, सही कैलकुलेशन करो और आंसर लाओ। नंबर ऑफ फोटॉन्स हैविंग वेवलेंथ दे रखा है, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, मैंने पहले भी आपको ऐसा बोला हुआ है। इमिटेड बाय 5 मिलीवॉट लेजर सोर्स इन 1 सेकेंड। मालूम होना चाहिए कि पावर एनर्जी का रिलेशन क्या है। अगर आपने स्टडी ढंग से कर रखा तो यू नो वेरी वेल 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो आप यहां पर एनर्जी सीधा सीधा मिली वॉट है तो आप उसको वॉट में कन्वर्ट करें और आपको जैसा मालूम है वॉट को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब तो वो जूल के इक्वल आएगा। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है। आई होप सो आपको सब चीजें मालूम होंगी। ओके, तो स्टार्ट करें। अब देखिए इस प्रॉब्लम में बहुत सिंपल कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला सब बच्चों को आता है, E इक्वल टू एन एस सी बाई लैम्डा होता है सर, सबको याद है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। अब यहां पर वैल्यूज चेक करो आराम से मेरे बच्चों, लिखा गया है 5 इंटू 10⁻³ रीजन 5 मिलीवॉट था, मिलीवॉट लेजर सोर्स था, वो 1 सेकेंड में बात कर रहा था कि इतने फोटॉन्स इमिट होने चाहिए, तो 5 इंटू 10⁻³ ये जूल में कन्वर्ट कर लिया अपन, ठीक है, मिलीवॉट था पहले उसको वॉट में कन्वर्ट किया, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड अपने को मालूम होता है। तो 1 सेकंड में उस सोर्स से कितनी एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, 5 इंटू 10⁻³ जूल। एन की वैल्यू, इस नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे, एच के वैल्यू एग्जाम में दिए जा सकते हैं, ना भी दे तो ये 6.626 इंटू 10⁻34 होता है। बेटा एग्जाम में जब क्वेश्चन ऐसे आएंगे कैलकुलेशन वाले थोड़े से तो ऑप्शंस में वेरिएशन होते हैं, ताकि आप अगर 6.62 या राउंड फिगर में 6.2 625 वो जो आपको ठीक लगे उससे कैलकुलेशन कर लें जो आपको इजी लग रहा हो। तो ये आपको एच की वैल्यू मालूम होती है सर। सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ बिल्कुल याद होना चाहिए सर, मीटर पर सेकंड में होता है। और ये आपको वेवलेंथ दे रखा है, यहां केयरफुली चलना पड़ेगा कि जो वेवलेंथ था वो नैनोमीटर में था मेरे बच्चों। जब आप इधर मीटर पर सेकंड ले रहे हैं उधर आप एनर्जी जूल में ले रहे हैं तो ऑब्वियसली ये आपका मीटर में होना चाहिए। तो नैनोमीटर सबको मालूम होता है 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। सो वी हैव कन्वर्टेड दिस wavelength provided in nm into meter. So finally we got the value of n is equal to 1.6 into 10⁻16। तो ये आपको एक ऑप्शन में कहीं नजर आ जाएगा तो आप देखेंगे गौर से कि पावर्स में बहुत बड़ा वेरिएशन है। तो एग्जाम में कई बार बहुत परेशान ना हो कि मैं 6.626 लूं पूरा एग्जैक्टली या 6.62 लूं, आप पहले एक रफ कैलकुलेशन कर लें, ठीक है, डेसिमल के 2 प्लेस तक ले लिया, इससे मेरे हिसाब से आपका एग्जाम में काम चलना चाहिए, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आराम से पढ़ें। सेलेक्ट करेक्ट कर्व फॉर द ऑर्बिटल हुज वेव फंक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा एंड फाई एंड विच कंटेन 2 स्फेरिकल नोड। स्फेरिकल नोड मतलब रेडियल नोड, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब वेव जो फंक्शन है आपका वो इंडिपेंडेंट है थीटा और फाई से। पहले मैं बोलूं उससे पहले तो अपनी प्रॉब्लम खुद सोचो और इसके 4 ऑप्शन दे रहेगा उनमें से आंसर चूज करिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा तो पहली बात तो ये जो ग्राफ है उसमें कहीं तो r² दे रखा है, कहीं पर r दे रखा है। r होता है रेडियल वेव फंक्शन, r² होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, r² आपने पढ़ा होगा। अब जो आपका वेव फंक्शन है वो 2 फंक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, ये आपने पढ़ा होगा सर, एक रेडियल वेव फंक्शन और एक एंगुलर वेव फंक्शन। एंगुलर वेव फंक्शन जो है आपका वो थीटा फाई पर डिपेंड करता है,
लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट है। तो s ऑर्बिटल जो है वो एंगल इंडिपेंडेंट होते हैं, ऐसा आप जानते हैं। तो उसकी वजह से कंफर्म हो चुका है कि ये जिस ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं वो अनडाउटेबली s ऑर्बिटल है। क्या है? s ऑर्बिटल। अब इसमें रेडियल नोड कितनी है मेरे बच्चों? तो आप बोलोगे सर रेडियल नोड इसके अंदर तो जो प्रोवाइडेड है उसके हिसाब से 2 रेडियल नोड है। तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन और आ गई। फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारे आर स्क्वायर के ग्राफ हैं या आर का जो ग्राफ है वो s ऑर्बिटल के लिए नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट होता है। तो आर स्क्वायर भी नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट होगा, और उसके अलावा पी डी एफ जो ऑर्बिटल है जीरो वैल्यू से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। आप जानते हैं s ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के जस्ट बाहर निकलते इलेक्ट्रॉन की फाइन डेंसिटी बिल्कुल एप्रिशिएबल होती है। तो उसकी वजह से ये आपने जो पढ़ रखा होगा उसके अकॉर्डिंग नॉन जीरो वैल्यू से ग्राफ s ऑर्बिटल की स्टार्ट होनी चाहिए, अदर ऑर्बिटल्स के लिए वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो इसको अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास ये 2 ही ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ए और बी, केवल ए और बी। फिर आपने पढ़ा होगा कि रेडियल वेव फंक्शन जब साइन चेंज करेगा या आर स्क्वायर के लिए जहां वैल्यू 0 आएगी वो रेडियल नोड की पोजीशन को शो करता है। तो ये तो यहां तो केवल एक ही बार बेटा 0 आ रहा है। आर का मतलब डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। ओके, तो ये आपको मालूम है। तो इसमें 2 रेडियल नोड तो वैसे भी नहीं है, इसमें तो एक ही रेडियल नोड आ रही है मेरे बच्चों। यहां देखेंगे तो हमारा जो रेडियल वेव फंक्शन है मेरे बच्चों, एक तो यहां और एक यहां साइन चेंज कर रहा है, 2 बार साइन चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये 2 रेडियल नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब यही मेरा आंसर होना चाहिए। ये देखिए आपका बी ही आंसर है। तो कैसे पता लगा कि एक तो सर s ऑर्बिटल जो है वो आपका एंगल इंडिपेंडेंट होता है। तो हमारे कंफर्म हो गया कि 2 ग्राफ तो ये जो दिख रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग ये जो वाला ग्राफ है, ये ग्राफ है तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। अब ये जो आर स्क्वायर का ग्राफ है ये भी 0 से शुरू हो रहा है, तो इसका 2 ग्राफ तो वैसे ही गलत थे। अब इन 2 में से केवल एक सेलेक्ट करना था। तो अगर आप बात कर रहे हैं सर कि एक रेडियल नोड तो मैं इस पर जाता, 2 रेडियल नोड तो मैं इस पे जाता। नंबर ऑफ रेडियल नोड जो है 2 प्रोवाइडेड थी, एंगुलर नोड इसमें होनी नहीं थी क्योंकि ये ऑर्बिटल एंगल इंडिपेंडेंट था, तो वो तो वैसे 0 आनी थी। तो ये सारे बेसिक पॉइंट आपको मैंने इसमें कवर कर ली। तो आई होप सो कि ये प्रॉब्लम आपको अच्छा लगेगा। ऐसा क्वेश्चन आपको जेईई मेन और एडवांस दोनों में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमने अभी कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम सॉल्व की। अब हम इसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेईई मेन और एडवांस के हिसाब से, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके, थैंक यू।